नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल मनीषा रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी मनीषा। आज मैं फिल्म सिटी से सीधे वो खबर लेकर आई हूं जो टीवी की दुनिया में भूचाल लाने वाली है। जी हां, जिस पल का इंतजार हम महीनों से कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है। सेट पर आज जो सन्नाटा था, वो किसी तूफान से कम नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे एक पिता का अहंकार, एक बेटी के आंसू और एक पुलिस वाले का कर्तव्य आज एक ही छत के नीचे टकराए हैं। आज की स्क्रिप्ट, आज का एपिसोड भारतीय टेलीविजन के इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि अनिरुद्ध बोस, वो अनिरुद्ध बोस जिसे अपनी इज्जत और रुतबे का इतना घमंड था, आज वो अपनी ही बेटी अदिति के पैरों में गिरकर भीख मांग रहा है। कहानी की शुरुआत होती है बोस हाउस के उसी आलीशान हॉल से, जहां आज तक सिर्फ जश्न और साजिशें रची जाती थी। लेकिन आज वहां का माहौल मातम जैसा है। बाहर पुलिस की जीप की बत्तियां चमक रही हैं। लाल और नीली रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही है, जो अर्शी के चेहरे पर पड़ रही है और उसके डर को साफ दिखा रही है। मैं जब सेट पर पहुंची तो डायरेक्टर ने सबको शांत रहने को कहा था, क्योंकि ये सीन बहुत इमोशनल और भारी था। ऋषि, जो अब सिर्फ इस घर का दामाद नहीं रहा, बल्कि अपनी वर्दी में अपनी पूरी ताकत के साथ वहां खड़ा है। एक एसपी के तौर पर ऋषि का ये रूप आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। उसके हाथ में वो फाइल है जिसमें अनिरुद्ध के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा है। और सबसे बड़ी बात, ऋषि के ठीक बगल में खड़ी है झनक, वो झनक जो अनिरुद्ध और नूतन की बेटी है, वो झनक जो ऋषि की एक्स वाइफ है। लेकिन आज वो एक विक्टिम बनकर नहीं, बल्कि एक गवाह बनकर वहां मौजूद है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग है। सीन आगे बढ़ता है और कैमरा पैन करता है अदिति पर। अदिति, जो अनिरुद्ध और अर्शी की लाडली है और अब ऋषि की पत्नी है। वो समझ नहीं पा रही है कि उसका पति उसके पिता पर उंगली क्यों उठा रहा है। अदिति का किरदार निभा रही एक्ट्रेस ने आज कमाल का काम किया है। उसके चेहरे पर वो कश्मकश साफ दिख रही थी। एक तरफ उसका सुहाग ऋषि है और दूसरी तरफ उसका पिता अनिरुद्ध। ऋषि ने बहुत ही भारी आवाज में, बिना किसी लाग लपेट के, सबके सामने वो सच रख दिया जिससे बोस परिवार की नींव हिल गई। ऋषि ने सीधे अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर कहा कि जिस जहर ने अदिति की जान को खतरे में डाला था, वो किसी और के लिए नहीं, बल्कि झनक के लिए था। और वो जहर लाने वाला कोई और नहीं, खुद अनिरुद्ध बोस था। ये सुनते ही अर्शी चिल्ला पड़ती है। वो ऋषि को रोकने की कोशिश करती है। तुम पागल हो गए हो ऋषि, तुम अपने ससुर पर, मेरे पति पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन ऋषि, जो एक सख्त एसपी के रोल में पूरी तरह ढल चुका है, अर्शी को हाथ के इशारे से चुप करा देता है। मैंने सेट पर देखा, उस वक्त हर्षी का किरदार निभा रही एक्ट्रेस भी सिहर गई थी, क्योंकि ऋषि की आवाज़ में जो सख्ती थी वो स्क्रिप्ट से कहीं बढ़कर थी। तभी अदिति आगे बढ़ती है। ये वो पल था जब सेट पर मौजूद हर क्रू मेंबर की सांसें थम गई थी। अदिति अनिरुद्ध के पास जाती है। उसकी आंखों में विश्वास है, एक बेटी का अंधा विश्वास। वो अनिरुद्ध का हाथ पकड़ती है और कहती है, डैड, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ऋषि को बताइए कि ये सब झूठ है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप झनक से नफरत करते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन आप किसी को मारने की कोशिश करेंगे? आप तो चींटी भी नहीं मार सकते। अनिरुद्ध उस वक्त बुद्ध बना खड़ा था। उसके पसीने छूट रहे थे। मैंने वहां खड़े होकर अनिरुद्ध के चेहरे के भावों को पढ़ा है। वो अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसकी चुप्पी ने अदिति के दिल में शक का पहला बीज बो दिया। अदिति फिर से पूछती है। इस बार उसकी आवाज कांप रही होती है, डैड, मेरी कसम, कहिए कि ऋषि झूठ बोल रहा है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। ऋषि, जो अब तक फाइल हाथ में लिए खड़ा था, वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले करता है। ये वो सबूत है जो फिल्म सिटी के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस रिकॉर्डिंग में अनिरुद्ध की आवाज़ साफ सुनाई देती है, जहां वो किसी डीलर से उस खास जहर की मांग कर रहा है। वो आवाज़ गूंजती है पूरे हॉल में, मुझे वो दवा चाहिए जिससे नामो निशान मिट जाए। झनक मेरी जिंदगी का नासूर बन गई है। वो आवाज़ सुनते ही अदिति का हाथ, जो उसने अपने पिता के कंधे पर रखा था, धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस पिता को वो भगवान मानती थी, वो असल में एक कातिल है। और वो भी किसका कातिल बनना चाहता था? झनक का, जो न सिर्फ ऋषि की एक्स वाइफ है, बल्कि खून के रिश्ते में अदिति की सौतेली बहन भी लगती है। अनिरुद्ध और नूतन की बेटी है। ये रिश्ता आज उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध अब पूरी तरह टूट चुका है। उसका अहंकार, उसका गुरूर, सब चकनाचूर हो गया है। वो देखता है कि अर्शी भी अब उसे नहीं बचा पा रही। अर्शी खुद सन रह गई है, क्योंकि अनिरुद्ध की नफरत का पता था, लेकिन इस हद तक अनिरुद्ध गिल जाएगा, ये अर्शी ने भी नहीं सोचा था। ऋषि एक कदम आगे बढ़ाता है, हथकड़ी निकालता है। अनिरुद्ध बोस, यू आर अंडर अरेस्ट।
ऋषि के ये शब्द किसी हथौड़े की तरह अनिरुद्ध के कानों पर पड़ते हैं। लेकिन अनिरुद्ध पुलिस से नहीं डर रहा, वो डर रहा है अदिति की नजरों से। वो अदिति जिसने हमेशा अपना हीरो माना। अनिरुद्ध की टांगें कांपने लगती हैं। वो अचानक बिना किसी चेतावनी के जमीन पर गिर पड़ता है। वो सोफे पर नहीं बैठता, वो सीधा फर्श पर अपनी बेटी अदिति के कदमों में गिर पड़ता है। मैं मनीषा आपको बता रही हूँ, ये दृश्य देखकर सेट पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई थी। एक बाप जो दुनिया के सामने शेर बना फिरता था, आज अपनी बेटी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। अनिरुद्ध ने अदिति के पैर पकड़ लिए। वो रोते हुए हिचकियां लेते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दे आदू, मुझे माफ कर दे। मैं अंधा हो गया था। मैं डर गया था कि झनक का सच, नूतन के साथ मेरे रिश्ते का सच हमारे परिवार को, तेरी खुशियों को बर्बाद कर देगा। मैं तुझे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये गुनाह किया। अनिरुद्ध का ये कबूलनामा सिर्फ एक जुर्म का कबूलनामा नहीं था, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व का पतन था। वो अर्शी की तरफ नहीं देख रहा था, वो पुलिस की तरफ नहीं देख रहा था। वो सिर्फ अदिति से भीख मांग रहा था कि उसकी बेटी उसे नफरत भरी नजरों से ना देखे। अदिति का रिएक्शन इस सीन में सबसे महत्वपूर्ण है। वो पीछे हटती है। उसे अपने पैरों पर अपने पिता का स्पर्श अब गंदा लग रहा है। वो झनक की तरफ देखती है, झनक जो वहां चुपचाप खड़ी है। झनक के चेहरे पर कोई जीत की खुशी नहीं है, बल्कि एक दर्द है, अपने पिता को ऐसे गिरते हुए देखने का दर्द। भले ही अनिरुद्ध ने उसे कभी बेटी नहीं माना, लेकिन झनक की रगों में भी तो उसी का खून है। ऋषि झनक के कंधे पर हाथ रखता है, उसे सहारा देता है। ये देखकर अदिति के अंदर का गुस्सा और भड़क उठता है। एक तरफ उसका पिता अपराधी है और दूसरी तरफ उसका पति उसकी सौतेली बहन और अपनी एक्स वाइफ को सहारा दे रहा है। अदिति की दुनिया चारों तरफ से गिर रही है। अनिरुद्ध अभी भी घुटनों पर है, हाथ जोड़े हुए। वो कहता है, अदिति, मैंने जो किया तेरे लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि ऋषि और तेरे बीच ये झनक आए। यह सुनकर ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है। वो अनिरुद्ध को कॉलर से पकड़कर चिल्लाता है, मेरे और अदिति के बीच झनक नहीं, बल्कि तुम्हारे पाप आए हैं अनिरुद्ध अंकल। तुमने अपनी एक बेटी को मारने के लिए दूसरी बेटी की जान जोखिम में डाल दी। अगर वो जूस का गिलास अदिति ने पूरा पी लिया होता तो आज माफी मांगने लायक भी नहीं बचते। ऋषि का ये डायलॉग अनिरुद्ध को हिला कर रख देता है। उसे एहसास होता है कि झनक को मारने के चक्कर में उसने अपनी लाडली अदिति को लगभग मार ही डाला था। शूटिंग के दौरान इस हाई वोल्टेज ड्रामे में कई बार रीटेक हुए, क्योंकि इमोशंस का लेवल बहुत हाई था। अर्शी, जो अब तक चुप थी, अचानक अनिरुद्ध पर झपट पड़ती है। वो उसे थप्पड़ मारती है। ये स्क्रिप्ट में एक सरप्राइज एलिमेंट था। अर्शी चिल्लाती है, तुम्हारे अतीत, तुम्हारी नूतन और उसकी बेटी ने मेरा आज बर्बाद कर दिया। मुझे लगा था तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम आज भी उस नूतन की परछाई से लड़ रहे हो। अर्शी का गुस्सा अनिरुद्ध के अपराध से ज्यादा इस बात पर है कि अनिरुद्ध का पूरा ध्यान अभी भी झनक यानी नूतन की बेटी को मिटाने पर था। यहाँ हमें अर्शी का वो स्वार्थी रूप फिर देखने को मिलता है। अंत में पुलिस वाले अनिरुद्ध को ले जाने लगते हैं। अनिरुद्ध जाते जाते भी मुड़ मुड़कर अदिति को देखता है, लेकिन अदिति अपना चेहरा मोड़ लेती है। वो रोती है। अनिरुद्ध के जाने के बाद हॉल में जो सन्नाटा छाया था, वो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रही। कैमरा फोकस करता है अर्शी पर, जो अब तक सदमे में थी, लेकिन अचानक उसका सदमा गुस्से में बदल जाता है। वो जिस सोफे पर बैठी थी वहां से उठती है और सीधी झनक की तरफ बढ़ती है। अर्शी की चाल में वो पुराना वाला गुरूर नहीं, बल्कि एक हारी हुई औरत की बौखलाहट है। वो झनक के करीब जाकर चिल्लाती है। मैंने सेट पर देखा कि अर्शी का किरदार निभा रही एक्ट्रेस ने पूरी जान लगा दी थी उस नफरत को दिखाने में। वो झनक से कहती है कि खुश हो तुम अब? यही चाहती थी ना तुम और तुम्हारी मां नूतन, कि मेरा परिवार बिखर जाए, मेरा पति जेल चला जाए। अर्शी का ये इल्ज़ाम वहां मौजूद हर शख्स को चुभता है, लेकिन झनक चुप रहती है। झनक की ये चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सहन शक्ति है। वो जानती है कि अर्शी इस वक्त एक घायल शेरनी की तरह है, जो किसी पर भी हमला कर सकती है। तभी वहां एक ऐसा सीन आता है जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा। अदिति, जो अब तक रो रही थी, अपनी मां की आवाज सुनकर आंसू पोंछती है। दर्शकों को लग रहा होगा कि अदिति अपनी मां को रोकेगी या शांत करेगी, लेकिन यहाँ राइटर ने कहानी को एक अलग ही मोड़ दिया है। अदिति ऋषि के पास जाती है। ऋषि, जो अभी भी अपनी पुलिस की वर्दी में है और जिसने अभी अभी अपना फर्ज निभाया है, वो उम्मीद कर रहा था कि उसकी पत्नी उसके बलिदान और उसकी ईमानदारी को समझेगी। लेकिन अदिति की आंखों में ऋषि के लिए प्यार नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेरुखी दिखाई देती है। अदिति ऋषि से बेहद ठंडी आवाज में पूछती है, ऋषि, तुमने अपना फर्ज निभाया, बहुत अच्छी बात है। एक पुलिस वाले होने का धर्म निभाया, लेकिन एक पति होने का धर्म? क्या एक बार भी तुमने सोचा कि जिस आदमी को तुम हथकड़ी पहना रहे हो वो मेरा पिता है? क्या मेरे आंसू तुम्हें दिखाई नहीं दिए?
ऋषि हैरान रह जाता है। वो अदिति को समझाने की कोशिश करता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन अदिति उसका हाथ झटक देती है। ये वो पल है जहां ऋषि और अदिति के रिश्ते में पहली बड़ी दरार पड़ती है। ऋषि उसे बताता है कि अदिति, अगर मैं आज चुप रहता तो शायद कल तुम जिंदा नहीं होती। वो जहर तुम्हारे शरीर में था। अनिरुद्ध अंकल ने झनक को मारने के लिए तुम्हारी जान दांव पर लगा दी थी। लेकिन अदिति इस वक्त तर्क सुनने की हालत में नहीं है। उसका दर्द उसे अंधा कर चुका है। वो पलटकर झनक की तरफ उंगली उठाती है और कहती है, सब फसाद की जड़ ये है। अगर ये हमारी जिंदगी में नहीं आती तो डैड को ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता। ना वो इसे मारने की कोशिश करते, ना वो जेल जाते, और ना ही मेरे पति को मेरे पिता का दुश्मन बनना पड़ता। झनक, जो अब तक पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी, अदिति की ये बात सुनकर टूट जाती है। उसे अर्शी की नफरत की आदत थी, अनिरुद्ध की साजिशों का पता था, लेकिन अदिति, जिसे वो अपनी छोटी बहन मानती है, भले ही सौतेली हो, उससे नफरत की बोल सुनना झनक के लिए सबसे बड़ा आघात है। झनक की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो आगे बढ़ती है, अदिति, तुम मुझे गलत समझ रही हो। लेकिन अदिति उसे बोलने का मौका नहीं देती। वो चीख पड़ती है, बस, मुझे तुम्हारा कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। तुम मेरी सौतेली बहन हो सकती हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ वो बदनसीब साया हो जिसने मेरी खुशियों को ग्रहण लगा दिया है। सेट पर माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। ऋषि को अब गुस्सा आने लगता है। वो देख रहा है कि कैसे एक विक्टिम को ही दोषी ठहराया जा रहा है। ऋषि अदिति और झनक के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। ये सीन बहुत सिंबॉलिक है दोस्तों। एक तरफ उसकी पत्नी है और दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ और इंसानियत। ऋषि साफ लफ्जों में पूरे बोस परिवार और अर्शी से कह देता है कि आज के बाद अगर किसी ने झनक पर उंगली उठाई तो उसे मुझसे निपटना होगा। अनिरुद्ध बोस जेल जा चुके हैं, और अगर इस घर में किसी ने भी झनक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा आप लोगों से क्या रिश्ता है। ऋषि का ये रूप, एक रक्षक का रूप, झनक को पुरानी यादों में ले जाता है जब वो ऋषि साथ थे। लेकिन अदिति के लिए ये देखना कि उसका पति उसकी सौतेली बहन के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है, जले पर नमक छिड़कने जैसा है। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। ड्रामा अपने चरम पर है। तभी अचानक झनक अपना माथा पकड़ लेती है। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है। हमने देखा कि अनिरुद्ध ने जूस में जो जहर मिलाया था उसका असर तो अदिति पर हुआ था और उसका इलाज हो चुका था। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है कि क्या झनक ने भी अनिरुद्ध के कमरे में रखी पानी की बोतल से पानी पिया था, या फिर ये सिर्फ मानसिक तनाव है। झनक लड़खड़ाती है। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगती है। वो दीवार का सहारा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ फिसलता है। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, ऋषि चीते की फुर्ती से लपकता है और उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। झनक, झनक, आंखें खोलो। ऋषि की आवाज में जो घबराहट थी वो पुलिस ऑफिसर की नहीं, बल्कि एक परवाह करने वाले साथी की थी। ये दृश्य अदिति के दिल को छलनी कर देता है। वो देखती है कि उसका पति उसकी आंखों के सामने उसकी सौतेली बहन को अपनी गोद में उठाए हुए है। झनक बेहोश हो चुकी है। ऋषि पागलों की तरह अर्शी और बाकी नौकरों पर चिल्लाता है, डॉक्टर को बुलाओ, गाड़ी निकालो। लेकिन अर्शी अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान है, जैसे वो चाहती हो कि झनक को कुछ हो जाए। ऋषि समझ जाता है कि इस घर में झनक को मदद नहीं मिलेगी। वो एक पल भी बर्बाद किए बिना झनक को अपनी गोद में उठाता है और मुख्य दरवाजे की तरफ भागता है। जाते जाते वो अदिति को एक नज़र देखता है। उस नज़र में माफ़ी भी थी और बेबसी भी। लेकिन वो रुकता नहीं है। वो अपनी बेहोश एक्स वाइफ को लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ता है, अपनी पत्नी को पीछे बिलखता हुआ छोड़कर। हॉल में अब सिर्फ अर्शी और अदिति रह जाते हैं। अदिति, जो अभी अभी अपने पिता के जेल जाने से दुखी थी, अब अपने पति को दूसरी औरत के साथ जाता देख पूरी तरह टूटकर बिखर जाती है। वो जमीन पर बैठ जाती है। अर्शी, जो अब तक खामोश खड़ी तमाशा देख रही थी, अब अपना खेल शुरू करती है। वो अदिति के पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसके कान में वो जहर घोलती है जो आने वाले एपिसोड्स में कहानी को पूरी तरह बदल देगा। अर्शी कहती है, देखा तुमने आदू, मैंने कहा था ना, नूतन की बेटी खून की प्यासी है। पहले उसने तुम्हारे पिता को हमसे छीना, उन्हें जेल भिजवाया, और अब वो तुम्हारे पति को तुमसे छीनने का नाटक कर रही है। ये बेहोश होना, ये सब एक ढोंग है ताकि ऋषि उसे अपनी बाहों में उठा ले। और देखो ऋषि कैसे भागा उसे लेकर। क्या वो कभी तुम्हारे लिए इतना परेशान हुआ है? अर्शी के ये शब्द अदिति के दिमाग में हथौड़े की तरह लगते हैं। उसका भोलापन अब शक और जलन में बदल रहा है। वो अपनी माँ की तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके हैं और उनकी जगह ले ली है एक ठंडी आग ने। अदिति खड़ी होती है। उसका बॉडी लैंग्वेज बदल चुका है। अब वो नादान अदिति नहीं रही जो अपने पिता की लाडली थी। अब वो एक ऐसी पत्नी है जिसे लगता है कि उसकी सौतेली बहन उसका घर तोड़ने आई है। अदिति कसम खाती है, मॉम, आप सही कह रही थीं। मैं बहुत बेवकूफ़ थी जो मैंने सोचा कि झनक बदल गई है। डैड ने जो किया वो गलत था,
लेकिन झनक झनक ने आज मेरा घर उजाड़ने की शुरुआत कर दी है। ऋषि मेरा है और मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी, खासकर इस झनक का तो बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के कॉरिडोर में। ऋषि वहां बेंच पर बैठा है, उसका सर हाथों में है, उसकी वर्दी पर कहीं कहीं सिलवटें पड़ गई हैं। आईसीयू का लाल बल्ब जल रहा है। डॉक्टर बाहर आते हैं और ऋषि उनसे पूछता है। डॉक्टर बताते हैं कि झनक को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और शायद खाने में कुछ ऐसा गया था जिससे रिएक्शन हुआ है। ऋषि राहत की सांस लेता है कि जान का खतरा नहीं है, लेकिन उसका दिल भारी है। वो कांच की खिड़की से झनक को देखता है। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है झनक के चेहरे पर। ऋषि फ्लैशबैक में चला जाता है। कश्मीर की वो वादियां, वो मजबूर शादी, वो वादे जो उसने झनक से किए थे लेकिन निभा नहीं पाया। उसे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आज जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद भी है। अगर उसने समय रहते झनक को उसका हक दिलाया होता या अनिरुद्ध और अर्शी के सामने डटकर खड़ा होता तो शायद आज अनिरुद्ध अपराधी न बनता और अदिति का घर न टूटता। फिल्म सिटी में शूट हुए सीक्वेंस के बाद एक बहुत ही इमोशनल सीन है। झनक को होश आता है, वो आंखें खोलती है और सबसे पहले ऋषि को अपने पास पाती है। वो हाथ बढ़ाती है, ऋषि उसका हाथ थाम लेता है। झनक बहुत धीमी आवाज में पूछती है, ऋषि सर, अदिति कहाँ है? उसे आपकी जरूरत है, आप यहाँ क्यों हैं? अपनी जान पर खतरे के बावजूद झनक को अदिति की चिंता है। ये बात ऋषि के दिल को छू जाती है। वो झनक से कहता है, उसकी फिक्र मत करो झनक, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें और अकेला नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, यहीं पर एपिसोड का अंत होता है, लेकिन सवाल कई खड़े हो जाते हैं। क्या अदिति अब अपनी मां अर्शी के साथ मिलकर झनक के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचेगी? क्या ऋषि झनक की जिम्मेदारी उठाने के चक्कर में अदिति से अपना रिश्ता खत्म कर लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जेल की सलाखों के पीछे बैठा अनिरुद्ध क्या चुप रहेगा? क्योंकि सूत्रों की माने तो जेल में अनिरुद्ध की मुलाकात एक ऐसे पुराने दुश्मन से होने वाली है जो कहानी में एक नया भूचाल लाएगा। ये सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल मनीषा रिव्यू पर। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आने वाला हफ्ता आपके होश उड़ाने वाला है। कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां ऋषि ने झनक का हाथ थाम रखा था और अदिति के बारे में पूछने पर उसे शांत रहने को कहा था। लेकिन कैमरा अब शिफ्ट होता है शहर के उस पुलिस स्टेशन की तरफ जहां की सलाखों के पीछे अनिरुद्ध बोस बैठा है। वो अनिरुद्ध जो कल तक मखमल के गद्दों पर सोता था, आज ठंडी जमीन पर बैठा दीवार को घूर रहा है। उसकी आंखों में नींद नहीं है, सिर्फ गुस्सा और अपमान की आग है। तभी वहां एक परछाई आती है। ये कोई और नहीं, अर्शी है। दर्शकों को लगा होगा कि अर्शी अपने पति को डांटने आई है या रोने आई है, लेकिन यहाँ राइटर ने अर्शी के किरदार को पूरी तरह विलेन बना दिया है। अर्शी सलाखों के पास आती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं है। वो अनिरुद्ध से बहुत ही धीमी और खतरनाक आवाज में कहती है कि तुमने जो किया वो बेवकूफ़ी थी अनिरुद्ध, लेकिन हार मत मानो, मैंने अदिति को संभाल लिया है। आज तक अदिति तुम्हारी बेटी थी, लेकिन आज से वो मेरी परछाई है। वो झनक से बदला लेगी, तुम्हारे हर अपमान का बदला। अनिरुद्ध जो टूटा हुआ महसूस कर रहा था, अर्शी की ये बातें सुनकर अचानक खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। उसे एहसास होता है कि भले ही वो जेल में है, लेकिन बाहर उसका हथियार यानी उसकी बेटी अदिति तैयार हो चुकी है। वापस चलते हैं हॉस्पिटल के उस कमरे में जहां माहौल अब बदलने वाला है। सुबह हो चुकी है, सूरज की किरणें झनक के चेहरे पर पड़ रही हैं। ऋषि पूरी रात वहीं कुर्सी पर बैठा रहा, अपनी वर्दी में। उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही है। झनक की हालत अब स्थिर है। डॉक्टर राउंड पर आते हैं और कहते हैं कि झनक को अब डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन उसे बहुत देखभाल की ज़रूरत है। ऋषि राहत की सांस लेता है और झनक के लिए पानी का गिलास भरता है। ठीक उसी पल कमरे के दरवाजे पर एक आहट होती है। ऋषि और झनक दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। वहां अदिति खड़ी है, लेकिन ये वो अदिति नहीं है जो कल रात रो रही थी। इसने अब सादा नहीं, बल्कि अर्शी जैसा भड़कीला और रसूखदार लिबास पहना है। उसकी आंखों में ठंडक है। उसके पीछे अर्शी भी खड़ी है, जिसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है। अदिति धीरे धीरे कमरे में दाखिल होती है। ऋषि उसे देखकर खुश होता है। उसे लगता है कि अदिति झनक का हालचाल लेने आई है। ऋषि आगे बढ़ता है। अदिति, तुम आ गई? देखो, झनक अब ठीक है, हम सब घर चल सकते हैं। ऋषि की आवाज में उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अदिति ऋषि को अनदेखा करती हुई सीधी झनक के बिस्तर के पास जाती है। झनक जो लेटी हुई थी अपनी बहन को देखकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन अदिति उसे हाथ के इशारे से रोक देती है। सेट पर मौजूद लोगों ने बताया कि इस सीन में अदिति का एटीट्यूड बिल्कुल अनिरुद्ध बोस जैसा था, घमंडी और कठोर। अदिति अपने पर्स से कुछ कागजात निकालती है और झनक के बिस्तर पर फेंक देती है। वो कागजात बिखर जाते हैं। ऋषि हैरान होकर पूछता है,
ये क्या है अदिति? अदिति की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती है। वो कहती है, ये डिवोर्स पेपर्स हैं ऋषि, मेरे और तुम्हारे तलाक के कागजात। ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झनक सन रह जाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी का घर टूटे। अदिति ऋषि की तरफ मुड़ती है और कहती है, तुमने कल रात अपना फैसला सुना दिया था ऋषि। जब तुम अपनी पत्नी को रोता हुआ छोड़कर अपनी एक्स वाइफ को बाहों में उठाकर ले आए, उसी वक्त हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। अब तुम आज़ाद हो अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जिसे तुम प्यार का नाम देने से डरते हो। अदिति का हर शब्द ऋषि के दिल को चीर रहा था। ऋषि समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ इंसानियत के नाते झनक को लाया था क्योंकि उसकी जान खतरे में थी, लेकिन अदिति सुनने को तैयार नहीं। वो कहती है, इंसानियत नहीं ऋषि, अनिरुद्ध बोस जेल में है क्योंकि उसने इसे मारने की कोशिश की, और मेरा पति मुझसे दूर है क्योंकि वो इसे बचाना चाहता है। इस पूरी कहानी में सिर्फ एक विलेन है, झनक। अब बारी थी झनक के पलटवार की। दर्शकों को लग रहा था कि झनक रोएगी या मिन्नतें करेगी, लेकिन यहाँ कहानी में वो मोड़ आता है जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। झनक, जो अब तक चुप थी, उन कागजात को उठाती है। वो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाती है और बिस्तर से खड़ी हो जाती है। उसके पैर कांप रहे हैं, लेकिन उसका इरादा नहीं। झनक अदिति की आंखों में आंखें डालकर कहती है, अदिति, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पति को चुराने आई हूं, तो तुम अपने पिता की तरह ही गलतफहमी का शिकार हो। मुझे ऋषि सर की हमदर्दी नहीं चाहिए और ना ही मुझे ये तुम्हारा घर चाहिए। झनक उन कागजात को साइड टेबल पर रखती है और एक बहुत बड़ा ऐलान करती है। वो कहती है, मैं ऋषि सर के साथ नहीं जा रही और ना ही मैं डर कर भाग रही हूँ। अब मैं वहीं जाऊंगी जहाँ मेरा हक है। अर्शी बीच में बोल पड़ती है, हक? तेरा क्या हक है, दो कौड़ी की लड़की? झनक मुस्कुराती है, एक दर्द भरी लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज मुस्कान। वो कहती है, मेरा हक है बोस हाउस पर, क्योंकि मैं अनिरुद्ध बोस की बेटी हूँ, नूतन की बेटी हूँ। ये सुनते ही अर्शी और अदिति के चेहरे का रंग उड़ जाता है। झनक आगे कहती है, अब तक मैं चुप थी, अपनी पहचान छुपा रही थी ताकि तुम्हारे परिवार को दुख न हो, लेकिन जब तुम्हारे पिता ने मुझे मारने के लिए अपनी बेटी अदिति की जान दांव पर लगा दी और जब तुम अपनी बहन के चरित्र पर कीचड़ उछाल रही हो, तो अब लिहाज खत्म। मैं कोर्ट जाऊंगी अनिरुद्ध बोस को सजा दिलाने के लिए नहीं, वो तो ऋषि सर दिला चुके हैं। मैं कोर्ट जाऊंगी अपना नाम, अपना रुतबा और उस जायदाद में अपना हिस्सा मांगने। ऋषि झनक के इस नए रूप को देखकर दंग रह जाता है। उसे पहली बार झनक के अंदर वो आग दिखाई देती है जो अब तक दबी हुई थी। झनक ऋषि की तरफ मुड़ती है और हाथ जोड़कर कहती है, ऋषि सर, आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब ये लड़ाई मेरी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका और अदिति का रिश्ता टूटे। आप प्लीज़ अदिति के पास वापस जाइए। लेकिन अदिति ताली बजाती है। वो व्यंग्य के साथ कहती है, वाह क्या एक्टिंग है, पहले घर तोड़ो फिर महान बनने का नाटक करो। सुन ले झनक, अगर तू कोर्ट जाएगी तो सामने तुझे मैं मिलूंगी, अनिरुद्ध बोस की बेटी वर्सेस अनिरुद्ध बोस की नाजायज औलाद। देखते हैं कानून किसका साथ देता है। अदिति ऋषि की तरफ एक आखिरी बार देखती है और कहती है, अगर तुम्हें मेरे पास वापस आना है ऋषि, तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारे लिए मैं मायने रखती हूँ, और वो तभी होगा जब तुम इस झनक को जेल भिजवाओगे, उस जहर को खुद पीने और मेरे डैड को फंसाने के जुर्म में। ये शर्त ऋषि के लिए असंभव थी। वो एक सच्चा पुलिस वाला है, वो झूठा केस कैसे बना सकता है? अदिति समझ जाती है कि ऋषि ये नहीं करेगा। वो अपनी माँ अर्शी का हाथ पकड़ती है और पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। जाते जाते अर्शी झनक को घूरते हुए इशारा करती है कि खेल अभी शुरू हुआ है। कमरे में अब सिर्फ ऋषि और झनक हैं। एक अजीब सा सन्नाटा है। ऋषि झनक के पास आता है। वो कहता है, मैं तुम्हें ऐसे हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता झनक, तुम कहाँ जाओगी? झनक अपनी मुट्ठी भींचती है। उसे पता है कि रास्ता मुश्किल है। तभी हॉस्पिटल के कमरे में एक नए किरदार की एंट्री होती है। यहाँ एक सरप्राइज कैमियो है। दरवाजे पर बृजभूषण खड़े हैं, झनक की गुरु और उसके पिता समान। उनके साथ वकीलों की पूरी फौज है। बृजभूषण कहते हैं, वो कहीं अकेली नहीं जाएगी ऋषि बाबू, वो अब मेरे साथ जाएगी और बोस परिवार से पाई पाई का हिसाब हम लेंगे। झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे सहारा मिल गया है। एपिसोड का आखिरी सीन बहुत ही सिंबॉलिक शूट किया गया है। स्क्रीन 3 हिस्सों में बंट जाती है। पहले हिस्से में जेल में अनिरुद्ध है, जो सलाखों को पकड़कर चिल्ला रहा है, बदला लेने की कसम खा रहा है। दूसरे हिस्से में बोस हाउस में अदिति है, जो अनिरुद्ध की कुर्सी पर बैठी है। उसने अपने पिता की गद्दी संभाल ली है और उसका चेहरा नफरत से भरा है। वो अब नई विलेन बन चुकी है। और तीसरे हिस्से में कोर्ट के बाहर झनक है, जो बृजभूषण के साथ खड़ी है, सर ऊपर उठाए, एक नई जंग के लिए तैयार। और इन सब के बीच ऋषि खड़ा है, अकेला, अपनी ड्यूटी और अपने टूटे हुए दिल के साथ।
तो दोस्तों, मनीषा रिव्यू में मेरा विश्लेषण ये कहता है कि आने वाले दिनों में ये शो एक कोर्ट रूम ड्रामा और बदले की कहानी में बदलने वाला है। झनक अब बेचारी नहीं बल्कि बोस खानदान की वारिस बनकर सामने आएगी। अदिति और झनक के बीच की ये जंग महाभारत से कम नहीं होगी। क्या ऋषि अपनी पत्नी के खिलाफ जाकर झनक का साथ देगा? क्या अनिरुद्ध जेल से ही कोई नई चाल चलेगा? ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और घंटी का बटन जरूर दबाएं। मैं हूं आपकी मनीषा, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और मसालेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।